गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ज्योग्राफी की अपनी सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और ज्योग्राफी में हम लोग पहली क्लास देख चुके हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि ज्योग्राफी जो है जियो प्लस ग्राफो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियो का अर्थ, ठीक है, जियो का मीनिंग क्या है? अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ मतलब क्या है? स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है, तो संयुक्त रूप से देखें तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है? भूगोल, ज्योग्राफी। ठीक, वहीं मैंने स्ट्रेबो की जो परिभाषा है उसको बताया, टॉलमी की जो परिभाषा है उसको भी मैंने बताया। ठीक, फिर से उन बातों को रिपीट कर पाना संभव नहीं हो पाता है बच्चों। ठीक है, हम लोग उसके बाद क्या जाने थे? हम लोगों ने देखा था इरेटोस्थनीज को, ठीक है, हिकेटियस को, ठीक है, कॉपरनिकस को देखा था, भू केंद्रीय सिद्धांत देखा था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत देखा था, और हम लोग फिर देखे थे कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और हम लोगों ने ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया जो क्या है उसको स्टार्ट किया था। और हम लोगों ने देखा था कि पूरा ब्रह्मांड, मैंने ये समझाया था पिछले क्लास में कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक, एक मोहल्ले से स्टार्ट करके ब्रह्मांड तक मैं गया था ये फील कराने के लिए कि इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक छोटे से बिंदु में समाहित था, और उसमें तापमान, दबाव, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा था, अनंत था, इनफाइनाइट था। तो होता क्या है इसमें? अज्ञात कारणों, ठीक ना बच्चों, अज्ञात कारणों से क्या होता है? विस्फोट होता है। तर्क दिए जाते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा है तो विस्फोट होगा, प्रेशर ज्यादा है तो विस्फोट होगा। ठीक, कोई बात नहीं। तो विस्फोट हुआ, और विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। मैंने बताया उस समय तीन व्यक्तियों के नाम। तीन व्यक्तियों के नाम क्या बताए थे मैंने? तीन व्यक्तियों के नाम में मैंने बच्चों एक नाम लिया था एडविन हब्बल का, ठीक ना। तीन व्यक्तियों में मैंने एक नाम लिया था एडविन एडविन हब्बल का। एडविन हब्बल जो हैं, ठीक, इन्होंने इन्होंने देखा क्या? इन्होंने देखा कि एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रहा है। ठीक, टेलीस्कोप लगाया और उसके द्वारा इन्होंने देखा कि एक जो आकाशगंगा है वो दूसरे आकाशगंगा से दूर जा रहा है। और इन्होंने ये भी देखा कि हमारे इस ब्रह्मांड में केवल एक आकाशगंगा नहीं है, आकाशगंगाएं बहुत ज्यादा है। ठीक, आकाशगंगाएं बहुत ज्यादा है। क्या, कितने ज्यादा हैं? उन्होंने कहा कि 100 अरब से ज्यादा मुझे लगता है आकाशगंगाएं हैं। इसके बाद आ गए जॉर्ज लेमेंटेयर साहब। तो जॉर्ज लेमेंटेयर साहब ने बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाहित था, और इसमें अचानक से विस्फोट हुआ। तो विस्फोट छोटा होता है और ये विस्फोट बहुत भयानक था, इसलिए इसको क्या बोला गया? महाविस्फोट, बिग बैंग। तो बिग बैंग हुआ और इसके बाद से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो अब इस बात को साबित करना था, तो साबित किसने किया, पुष्टि किसने किया? तो मैंने बताया था किसने पुष्टि किया? रॉबर्ट वेगनर ने। ठीक, तो रॉबर्ट वेगनर ने बताया क्या? कि पूरा ब्रह्मांड वास्तव में एक बिंदु में समाहित था। तो लोगों ने पूछा कि अच्छा इसको प्रूव करिए, कैसे आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड एक छोटे से इस बिंदु में समाया हुआ था? ठीक है, सिंगुलैरिटी पॉइंट बोलते हैं इसको। तो अब इसी को साबित करना था, तो रॉबर्ट वेगनर ने इसको साबित किया। कैसे साबित किया? आओ समझते हैं। ठीक, अब देखते हैं। तो अब देखो, अब देखो ब्रह्मांड ये छोटी सी बिंदु में समाहित है, और इसमें हुआ क्या? इसमें होता है बच्चों विस्फोट। विस्फोट के बाद इस तरह ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, इस तरह से ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हुआ। ये एक्सपेंशन जो है ये केवल इधर ही नहीं होगा, ये चारों तरफ होगा, परंतु हम लोग समझने के दृष्टिकोण से ऐसे आगे बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं। इस तरह से ब्रह्मांड का एक्सपेंशन होता है। अब जब ये ब्रह्मांड का एक्सपेंशन होगा तो इस क्रम में, अच्छा एक बात और बच्चों, एक बात और, मैंने क्या बोला है? मैं हम लोग वनडे को लेके चल रहे हैं, तो वनडे को लेके चलने की वजह से अभी मैंने जो टॉलेमी, कॉपरनिकस, ठीक है, इन लोगों की जो बात किया, इन लोगों से अभी और भी पॉइंट है, मगर वो आपके वनडे से थोड़े ऊपर हो जाएंगे। दूसरी बात, ये ब्रह्मांड का जो विस्फोट है इसमें टाइमिंग का भी मैटर है कि किस टाइम में क्या जो है घटना घटित हुई। ठीक है, वो टाइमिंग हमसे नहीं पूछा जाता है,
किसी एग्जाम में लगभग नहीं पूछा जाता है। तो जो हमारे एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है उन बातों को हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, अनावश्यक चीज़ों को डिस्कस करने से बचना है, क्योंकि अनावश्यक चीज़ें हमारे सामने जब आएंगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड की मेमोरी जो है उसमें एक स्पेस बनाएगा, एक स्पेस लेगा, और जब वो स्पेस ले लेगा अनावश्यक चीज़, तो इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए स्पेस कम हो जाएगी। ठीक, तो अब टाइमिंग वगैरह की चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, कि कब कितने सेकंड में कितने वर्ष कितने अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, छोड़ दो। विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद ये जो बिंदु था, ठीक है, ये विस्तार धारण कर लिया बालीवाल के आकार का। ठीक है, और उसके बाद से इसमें विस्फोट जो है होने के बाद ये बालीवाल का आकार धारण करता है। उसके बाद इसका एक्सपेंशन और तेजी से होगा, और जब एक्सपेंशन होता है तो हम देखते क्या हैं कि तीन तत्व हमारे सामने आते हैं। वो तीन चीजें क्या आती हैं? सबसे पहले विस्फोट हुआ तो क्या आया? तो सबसे पहले विस्फोट में आया बच्चों इलेक्ट्रॉन, फिर आया प्रोटॉन और फिर आया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीन चीजों का जन्म हुआ और इन तीन चीजों ने अन्य चीजों का निर्माण किया। सबसे पहले किस चीज का निर्माण किया? तो सबसे पहले इन लोगों ने निर्माण किया किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का निर्माण किया। अब ये हाइड्रोजन का निर्माण किया तो अब बच्चों यहां ध्यान देना, तुम हाइड्रोजन का निर्माण किया तो एक मैं जा रहा हूं यहां डायग्राम बनाने। ठीक, डायग्राम बनाने, देखो मैं क्या बना रहा हूं। ठीक, ये इस तरह से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। अब इस ब्रह्मांड के विस्तार के क्रम में होगा क्या? अब यहां पे होगा बच्चों ये होगा ये कि ये ऐसे ना पूरे इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे हाइड्रोजन गैस के बादल जो हैं वो छा जाएंगे। ठीक ना, पूरे हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस के बादल क्या होते हैं? ये छा जाते हैं। अब हाइड्रोजन गैस का बादल छा गया पूरा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्या होगा इससे। तो हाइड्रोजन गैस के बादल यहाँ पे आ गए, अब समझते चले जाओ। ठीक, ये पूरा देखो, पूरा ये हाइड्रोजन गैस के बादल यहाँ पे बन गए। अब ये हाइड्रोजन गैस का बादल जो बना, तो अब ये इस हाइड्रोजन गैस, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? फैल गया। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में क्या हुआ? फैल गया। और फैलने के बाद फिर क्या होता है कि जिस जगह पे इस पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ हाइड्रोजन है, बात को समझना, चारों तरफ ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन वाले ब्रह्मांड में जिस जगह, तो हम बात यहां ऐसे कर लें, जिस जगह, यानी मान लो मैंने कहा कि ये यहां पे हाइड्रोजन गैस थोड़ा ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन गैस यहां पे ज्यादा हो गया। तो अगर यहां हाइड्रोजन गैस ज्यादा हुआ, यहां ज्यादा हुआ, बच्चों सुनना बहुत जरूरी है। ठीक ना, रटने वाली परंपरा जो है ना, इससे बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि रटी वाली चीजें जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे मेमोरी में रहती नहीं है। वो क्या होता है, वो गायब हो जाता है। ठीक है, मगर कॉन्सेप्ट जो है ना, ये चीजों को याद रखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए हमको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, वरना लिखी हुई चीजें किताबों में मौजूद हैं। मैं एलियंस नहीं हूँ, मैं यहाँ से आया नहीं हूँ कि मैं बता रहा हूँ किताब में कहीं है, नहीं, हर जगह मौजूद है जितनी बात बता रहा हूँ। बस अंतर क्या है कि जो बात मैं बता रहा हूँ उस बात को कितने अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ, ये क्वालिटी है। वरना कुछ ऐसा नहीं है जो केवल मुझे पता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ना, 1% भी इस बात को सोचना मत, सबको पता है। मगर सबको पता होने के बाद कौन किस मेथड से तुमको समझा दिया कि तुमको समझ में आ गया। बात समझ रहे हो? तुमको चीजें समझ में आ गई, कौन किस मेथड से समझा दिया, यहां इंपॉर्टेंट ये है। तो अब ये देखो, मैंने कहा ये ब्रह्मांड है, तो ये रेड कलर में अगर दिख रहा हो
तो ये क्या हो गया, ये बच्चों हो गई आकाशगंगा, ठीक ना, ये हो गया आकाशगंगा। तो ये आकाशगंगा नंबर फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। ठीक, अब यहां मान लो 5 आकाशगंगाएं हैं। मैंने क्या बोला, पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कितनी, तो 100 अरब से ज्यादा, 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं, ठीक ना, 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं। तो अब 100 अरब से ज्यादा में एक जो आकाशगंगा है, चलो मैं इसको उदाहरण ले लूं, ये जो आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा, इसमें 100 अरब 100 मिलियन, ठीक है, 100 अरब से ज्यादा क्या हैं, तारे हैं, यानी हम कह लें सन है। तो अब सन कैसे बना, आकाशगंगाएं तो इस टाइप से बनी। तो आकाशगंगा में देखो क्या है बच्चों, कि जहां पे हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया, तो वो पूरा एरिया क्या कहलाया, वो बच्चों पूरा एरिया कहलाया गैलेक्सी। ठीक, तो अब जिस जिस जगह पे हाइड्रोजन का संकेंद्रण बहुत ज्यादा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, वो पूरा कहलाएगा आकाशगंगा। अब हम लोगों को एक बात मालूम है कि ब्रह्मांड में 100 अरब 100 मिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। तो एक गैलेक्सी में सन कितने हैं, यानी स्टार कितने हैं, तो हमने कहा 100 मिलियन से ज्यादा स्टार भी है। यानी कि एक आकाशगंगा है, तो इस एक आकाशगंगा में तारे कितने होंगे, तो 100 अरब से ज्यादा। अब कैसे बना तारा, आखिर तारा कैसे बना, मैं यहां इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। देखो, जैसे यहां मैंने ये एक आकाशगंगा मैं यहां ले रहा हूं, ठीक, चलो देखो, ये एक आकाशगंगा मैंने बच्चों क्या किया, यहां थोड़ा बड़े रूप में समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। एक आकाशगंगा यहां मैंने ले लिया, तो अब ये एक आकाशगंगा यहां है, ठीक, वेरी गुड। अब कैसे जो है यहां तारा आएगा, अब इसी एक आकाशगंगा में जिस जगह, अब सुनो, आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारे ना, मैं 100 अरब तारा तो बना नहीं पाऊंगा, मगर एक दो बना के समझाते हैं। अब ये एक आकाशगंगा है, अब देखो, अब इसमें मान लो, अब इसी आकाशगंगा में जिस जगह पे, इस एक आकाशगंगा के अंदर जिस जगह पे, इस एक आकाशगंगा में अंदर जिस जगह पे ज्यादा है क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की प्रवृत्ति क्या होती है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये दूर भागते हैं, परंतु जब दबाव बहुत ज्यादा होगा, जब दबाव बहुत ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाएंगे, और मिलने के बाद विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा तो उसमें से निकलेगा ऊर्जा। इसी ऊर्जा के निकलने को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। परमाणु बम विस्फोट में सुना होगा, तो नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन जो होगा तो उससे ऊर्जा मुक्त होगी। तो अब ये जो एरिया है, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना दिए, अब ये बना दिए हीलियम, ठीक ना, हीलियम, जिससे होने लगा ऊर्जा मुक्त। और जब यहाँ से ऊर्जा निकलने लगी, तो यही पार्ट क्या कहलाया, तो यही पार्ट बेटा कहलाया सन, यानी सूर्य। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि एक जगह जो है, एक आकाशगंगा जो हमारी है, उसमें 100 अरब से ज्यादा क्या है, 100 अरब से ज्यादा तारा है, ठीक ना। तो ये देख लो, मैंने यहाँ बना दिया दूसरा सन। तो अब देखो, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन गैस भारी मात्रा में विद्यमान। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गए, और मिल के इन लोगों ने क्या किया, मिल के इन लोगों ने बना दिया, ठीक है, तारा। अब देखो, इसमें से ऊर्जा रिलीज हो रही है, तो ऊर्जा रिलीज हुआ, तो ये पार्ट क्या कहलाया, ये पार्ट कहलाया बेटा सन, सूर्य। समझ रहे हो, सूर्य। तो इस तरह से जो है सूर्य का निर्माण हुआ, ठीक ना, इस तरह से निर्माण हुआ तारों का, ठीक ना, आकाशगंगाओं का। बात कर रहे थे हम किसकी, रॉबर्ट वेगनर की, कि कैसे रॉबर्ट वेगनर ने बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाहित था। ठीक, और समझ लेते हैं इस बात को। ये डायग्राम यहाँ है, ये 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक ना, ये सिंगुलैरिटी पॉइंट, ठीक है, छोटा सा बिंदु, ठीक है, और यहाँ पे विस्फोट, ये पूरा ब्रह्मांड। ठीक, चल देखते हैं हम आगे।
अब कैसे बताया रॉबर्ट वेगनर ने, समझाया कैसे, पुष्टि किया, पुष्टि कैसे किया देख लो। अब ये इस तरह से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ, ये इधर गया, ये भी इधर गया, ये भी इधर गया, ये भी, ठीक। अब विस्फोट हुआ। अब देखो यहां क्या था, एडविन हबल क्या बताएं, यहां एक आकाशगंगा था और दूसरा यहां था। तो ये देखते हैं कि कुछ वर्षों बाद ये जो दोनों जो आकाशगंगाएं हैं ये क्या हुई, दूर हो गई। यानी कि ये जो यहां था ये यहां पहुंच गया और ये वाला कहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। फिर उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि ये दोनों यहां हैं, अब ये जो है यहां पहुंच जाएगा और ये वाला पहुंच जाएगा यहां। अब देखा इन्होंने क्या, ये दूर होते जा रहे हैं। तो इसी को टेलीस्कोप से दूर देख के इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का आज भी क्या है, हब्बल ने क्या बताया, तो हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, ठीक, ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब रॉबर्ट वेगनर इसको साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे, अब देखो कैसे साबित करेंगे। तो ये समझ लो आकाशगंगाएं हैं। अब इन्होंने देखो क्या तर्क दिया, अब इन्होंने तर्क ये दिया कि आप लोग ये बताएं कि आज अगर ये आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं तो कोई ऐसा समय रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा समय रहा होगा कि जब ये आकाशगंगाएं रही होंगी पास। उन्होंने कहा कि मतलब, वैज्ञानिकों ने कहा मतलब, इन्होंने कहा कि मतलब ये है कि आज जो आकाशगंगा यहां है, कल को ये वाला यहां पहुंच गया और ये वाला और आगे चला गया। तो अगर ये ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां आगे आ चुका है, यहां आ चुका है, तो एक टाइम ऐसा रहा होगा कि ये पीछे भी तो रहा होगा, तभी तो आज आगे बढ़ा है। अगर मैं अपने घर से निकल के मार्केट में पहुंच रहा हूं तो मतलब क्या है कि मार्केट अगर गए हैं तो हम वापस जो है अगर आए तो हम क्या है, एक परिवार में मान लो 20 लोग हैं, 20 अलग अलग दिशाओं में मार्केट निकल लिए, अपने घर से सब कोई निकल लिया, 20 सदस्य हैं, 20 निकल लिए। तो 20 अगर निकले हैं, कोई यहां है, कोई थोड़ा और दूर है, कोई थोड़ा उससे और दूर है, कोई थोड़ा सा और दूर है। तो कह रहे हैं कौन, वेगनर साहब, कि अगर ये लोग दूर दूर हैं तो भाई एक टाइम ऐसा रहा होगा कि ये दूर जाते चले जा रहे हैं, तो कोई एक टाइम ऐसा रहा होगा तो ये पास भी रहे होंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 50 हाथ हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक बम लीजिए और बम को जो है जला दीजिए, ठीक है, और जलाने के बाद उसमें विस्फोट हो। मूवी में दिखाता है स्लो मोशन में गोली चल रहा है और गोली जा कैसे दिखाता है कि लग रहा है। आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि स्लो मोशन में बम फूटा है, स्लो मोशन में उसके टुकड़े हवा में जा रहे हैं। तो अब हुआ क्या कि अगर वो यहां है, आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ गया, तो आप एक काम कर लीजिए, आपके 50 हाथ हैं तो सबको पकड़ो, पकड़ के खींच के ले आओ, ठीक है, खींच के ले आओ। अब जब ले आओगे तो ये सारे टुकड़े क्या होगा, एक बिंदु में, एक गोले में समाहित हो जाएंगे कि नहीं समाहित हो जाएंगे। तो यानी कि कोई ऐसा समय रहा होगा कि जब ये एक ही बिंदु में समाहित रहे होंगे। इस तरह से उन्होंने इसका जवाब दिया कि एक ही बिंदु में समाहित रहे होंगे। अगर जो है ये आगे बढ़ते जा रहे हैं तो समाहित रहे होंगे। अब एक दिमाग में प्रश्न आएगा, सर क्यों जो है ये आज भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, विस्फोट यहां भी हुआ, विस्फोट हमारे पृथ्वी पे भी होता है। कैसे विस्फोट, बम विस्फोट, दिवाली के पटाखों का विस्फोट, परंतु वो हमेशा आगे नहीं बढ़ते हैं, वो कुछ दूरी पे जाके गिर जाते हैं। हमारी पृथ्वी पे विस्फोट हुआ तो वो कुछ दूरी पे जाके उसका कागज या उसका बारूद जो है गिर गया, परंतु यहां विस्फोट हुआ तो कहीं कुछ नहीं गिरा। जो विस्फोट के बाद निकले पदार्थ, ठीक ना, जो आकाशगंगाएं, सन वगैरह, वो आज भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, रीजन समझो। हमारे वहां
इन चीजों को रोकने के लिए हमारी पृथ्वी का एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो खींच रहा है, तुम जाओगे कहाँ। दूसरा, हमारे इस पृथ्वी पर वायुमंडल है, ठीक ना, जो क्या कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। आप बाइक चलाते हो, हवा बहुत तेज अगर लगती है, साइकिल चला रहे हो, हवा बहुत तेज लग रही है, पैडल मार रहे हो, तो हवा की वजह से आप देखा करो आपको पावर ज्यादा लगाना पड़ता है। और मान लो कहीं बहुत तीव्र हवा आ गई, तब कितना भी पैर से दबाओ, साइकिल आगे जो है नहीं बढ़ेगा, बहुत नॉमिनल बढ़ेगा, बहुत नॉमिनल बढ़ेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि हमारे वहां किसी भी चीजों को आगे बढ़ने में, ठीक है, आगे बढ़ने में रोकने के लिए एक तत्व मौजूद है, परंतु यहां कुछ नहीं था। यहां रोकने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं कि इसको क्या करे, इसको रोक ले। इसलिए यहां पे विस्तार आज भी जारी है। जबकि हमारे पृथ्वी पे किसी चीजों का विस्फोट होगा तो वो दो कारणों से आगे नहीं जा पाएंगे। पहला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये वायु वगैरह जो है, ठीक है, ये रोकने का काम करते हैं। कब इनको पार कर जाएगा? जब वायु की रोकने की शक्ति और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल, इन दोनों बलों को संयुक्त करके हम फेंकने वाली चीज या जाने वाली चीज का स्पीड और बढ़ा दें। जैसे हम लोग रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं, अभी चंद्रयान छोड़ा, ठीक ना, तो चंद्रयान हमने छोड़ा, सूर्य पे जो है छोड़ा मिशन, तो अब ये क्या है, हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है उससे कहीं ज्यादा इसका पावर है। हवा वगैरह जो है जो रोकने का काम कर रहा है, तो इसकी जाने की जो गति है वो बहुत ज्यादा है, ये रोक नहीं पाएंगे। परंतु वहां पे क्या है, वहां पे बच्चों कोई फोर्स नहीं है। इस वजह से ब्रह्मांड का विस्तार आज भी क्या है, जारी है। एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से दूर जा रही है, एक तारा दूसरे तारे से दूर जा रहा है, समझ रहे ना, यानी सूर्य। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सूर्य और तारा अलग अलग समझ में आता है, अलग नहीं है बच्चों, क्लियर रखो। सूर्य हो या तारा हो, दोनों एक ही बात है। कहोगे कि सर अगर एक ही बात है तो तारा छोटा क्यों दिखता है, सूर्य बड़ा क्यों दिखता है? ये क्वेश्चन मैं खुद तुम लोग से पूछ रहा हूं कि बताना कि सूर्य हमारे, ठीक ना, हमारा सूर्य बड़ा दिखता है, जबकि मैंने कहा आसमान में दिखने वाले तारे जो हैं वो छोटे दिखते हैं, मगर वो भी सूर्य है, ठीक। क्यों वो छोटा दिखता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना, बताना। तो बात समझ में आई कि कैसे जो है पुष्टि किया रॉबर्ट वेगनर ने। तो रॉबर्ट वेगनर ने इस माध्यम से बच्चों पुष्टि किया, ठीक है, बात क्लियर। चल अब इससे बढ़ते हैं आगे। अब आएंगे हम लोग, देखेंगे आकाशगंगा, गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या है, ठीक है, गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी को हम लोग यहां देख लें तो गैलेक्सी और नेबुला यानी निहारिका, ठीक ना, नेबुला, ठीक है, निहारिका। तो अब देखो नेबुला यानी निहारिका, गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, क्या है ये, इस बात को भी तुम लोग थोड़ा समझ लो। हम लोगों को मालूम है आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस जो है, उस गैस का जो बादल है उसी के कलेक्शन से, ठीक ना, उसके संचयन से निर्माण होता है आकाशगंगाओं का। बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस के बादल जहां पे संकेंद्रित हो गए, वो पूरा एरिया क्या कहलाया, वो एरिया कहलाया आकाशगंगा। बात क्लियर। अब निहारिका क्या है, तो निहारिका बच्चों ये है कि जब आकाशगंगा का निर्माण शुरू होता है, ठीक है, तो निर्माण की जो प्रथम प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, उस प्रक्रिया में भाई आकाशगंगा का संकेंद्रण होने लगा, अब धीरे धीरे ये संकेंद्रण और बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा, ठीक है, उसके पहले संकेंद्रण जो शुरू होता है, शुरू होना ही क्या है, आकाशगंगा में निहारिका कहलाता है। यानी आकाशगंगा का निर्माण जो है जब शुरू हो रहा है तो वो क्या है, वो निहारिका है। और जब शुरू होके ये बड़ा हो गया तब वो क्या है बच्चों, आकाशगंगा है। बात समझ में आई, आकाशगंगा है। हम अगर मानवीय परिप्रेक्ष्य में कह लें, तो मानवीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो आकाशगंगा और निहारिका दोनों के बीच डिफरेंट ये हो जाएगा कि निहारिका भ्रूण वाली अवस्था का संकेतक है। भ्रूण वाली अवस्था मतलब क्या,
माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तो उस बच्चे को हम उस समय क्या बोलते हैं, उस बच्चे को कहते हैं भ्रूण। यही बच्चा जब हमारे इस पृथ्वी पे आ जाता है, माँ के गर्भ से जब ये बाहर आ जाता है तो फिर क्या होता है, ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, और जब बड़ा हो जाता है, ठीक, तो ये क्या है, ये बच्चों क्रम इसका अलग बात है कि युवावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, तो वो क्रम छोड़ दो। जब ये बच्चा बड़ा हो गया, ठीक, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया आकाशगंगा। माँ के गर्भ में था तो ये क्या कहलाया, निहारिका। यानी कि निहारिका क्या है, निहारिका भ्रूणी अवस्था का संकेतक है, जबकि आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा युवावस्था का संकेतक है। समझ रहे हो? इसी बात को यहां शॉर्ट में लिख लो कि आकाशगंगा का निर्माण, गैलेक्सी का निर्माण हाइड्रोजन गैस के बादलों के संचयन से होता है, जिसमें निहारिका भ्रूणीय अवस्था का संकेतक है, जबकि आकाशगंगा युवावस्था का संकेतक है। ठीक ना, संकेतक है। ये बच्चों जो है हम लोगों को जानना है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग आगे थोड़ा सा चलें, और आगे चलें तो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या हमारी जो आकाशगंगा है, जैसे फिर समझे हम लोग थोड़ा सा मैप से। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड में 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगा है। तो अब 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगा है तो एक आकाशगंगा यहाँ है, एक आकाशगंगा यहाँ, एक यहाँ, बनाते चले जाओ। ठीक, ये है। ठीक, अब देखो आकाशगंगा जो है, ठीक है, हमारा जो आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा में क्या अंदर पाया जाता है, तारे पाए जाते हैं, और जो तारा है वो सूर्य है। और यही सूर्य अन्य ग्रहों को क्या कर रहा है, अपने ग्रेविटी में, गुरुत्वाकर्षण बल में, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या करता है, उसको नचाता है। समझ रहे हो, नचाता है। तो अब ये जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो ये इतनी जो आकाश गंगाएं हैं, तो इसी एक आकाश गंगा के अंदर, ठीक है, 100 अरब सूर्य हैं। तो अब जो हमारा सूरज है, वो सूरज किस आकाश गंगा में स्थित है? 100 अरब से ज्यादा सूरज है ना एक आकाश गंगा में। तो एक आकाश गंगा में अगर 100 अरब से ज्यादा सूरज हैं, तो एक सूरज अगर है तो उस सूरज के कुछ ग्रह भी हैं। तो हमारे सूरज के भी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, प्लूटो को बाहर किया गया। ठीक है, तो ये इतना। अच्छा, अब ये अगर हैं तो अब पूछ रहा है कि इनमें हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है बच्चों मंदाकिनी। ठीक ना, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है बच्चों? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी। अब इसी मंदाकिनी का जो भाग हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है,
तो जब ये दिखाई देता है तो देखा करो प्रकाश की, रोशनी की एक लहर टाइप दिखती है, ठीक ना, रोशनी की एक लहर टाइप दिखती है, जैसे लगता है कि कोई नदी निकली हुई है एकदम ग्लेशियर से और एकदम चमक रहा है वो, ठीक है। तो हमारी मंदाकिनी का जो भाग पृथ्वी से प्रकाश के समान दिखाई देता है उसको हम दो नाम से संबोधित करते हैं। तो क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं या बोलते हैं स्वर्ग की गंगा, ठीक। तो अब ये हमारा मंदाकिनी यानी हमारी आकाशगंगा, तो इस आकाशगंगा का एक पार्ट जब हमारी पृथ्वी से दिखेगा, ठीक ना, एक पार्ट जब हमारी पृथ्वी से दिखेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे मिल्की वे, ठीक ना। वो क्या होगा, मिल्की वे या स्वर्ग की गंगा। अच्छा, स्वर्ग की गंगा क्यों कह दिया, तो गंगा जब निकलती है तो एकदम दूधिया जो है उसकी लहर होती है, समझ रहे हो, उसकी धारा होती है। तो अब ये भी एकदम दूधिया धारा में दिखाई दे रहा है। तो जब दूधिया धारा में ये दिखाई देगा तो दूधिया धारा में दिखाई देने के कारण हमने क्या किया, इसको बोल दिया स्वर्ग की गंगा। एक गंगा हमारी पृथ्वी पे है और ऊपर हम कहते हैं कि स्वर्ग है, तो ऊपर अगर ये दिख रहा है तो हमने क्या बोल दिया कि ये है स्वर्ग की गंगा, ठीक ना। तो यानी कि हमने क्या जाना कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, ठीक। हमारी इस मंदाकिनी का जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिल्की वे या स्वर्ग की गंगा, ठीक, स्वर्ग की गंगा। अगली बात देखें, ये जो स्वर्ग की गंगा यानी मिल्की वे जो है, ठीक ना, मिल्की वे, ठीक ना, यानी हमारा मंदाकिनी, इस मंदाकिनी सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा को सर्वप्रथम देखा किसने था, ठीक है, देखा किसने था, तो आंसर क्या है कि गैलीलियो। गैलीलियो ने सर्वप्रथम मंदाकिनी को देखा था, मंदाकिनी को देखा था। बात क्लियर हो रही है बच्चों, ठीक ना, क्लियर ये बात, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे, और आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे सौरमंडल की संरचना, ठीक है, सौरमंडल की संरचना। इसको स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है। चल अब थोड़ा सा, अच्छा एक बात थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों मैं इंक्लूड और करना चाहूंगा, एक बात और इंक्लूड करना चाहूंगा। जैसे देखो ये चलो मैंने कहा ये आकाशगंगा ए, ये आकाशगंगा बी, ये है सी, ये है डी, ठीक। हमारी वाली आकाशगंगा ये है ए वाली। अगर हम ए वाली आकाशगंगा का मापन करें बी वाली से और सी वाले से, डी वाले से, और ये ई और ये एफ, ठीक। तो इसमें अगर देखें तो सबसे निकट का आकाशगंगा कौन है, हमारी ये मंदाकिनी है, तो सबसे निकट जो है दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो ये बी जो है ना, इस आकाशगंगा को क्या कहते हैं, तो इस आकाशगंगा को बच्चों कहते हैं एंड्रोमीडा। क्या क्वेश्चन बना देगा, क्या क्वेश्चन बना देगा, एंड्रोमीडा या इसी को कहते हैं एंड्रोमीडा या देवयानी, ठीक ना, एंड्रोमीडा या देवयानी। तो एंड्रोमीडा या देवयानी क्या है, ये हमारी आकाशगंगा जो है मंदाकिनी, इससे सबसे निकट का जो आकाशगंगा है। तो क्या बोला मैंने, ठीक है, कि हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगा हैं, तो एक आकाशगंगा जो हमारी सबसे नजदीक आ रही है या सबसे नजदीक जो है आ नहीं रही है, वो तो दूर जाएगा, नजदीक जो है उसको हम क्या बोले हैं, उसको हम लोगों ने बोला है एंड्रोमीडा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा हमारी मंदाकिनी के सर्वाधिक निकट रहने वाली आकाशगंगा को किस नाम से संबोधित करते हैं या किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, देवयानी या एंड्रोमीडा, ठीक। क्लियर बात, अब लेना स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग आते हैं बच्चों एक डायग्राम में, ये देखो
हमको यहां जानना है बच्चों सौर मंडल, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब ये सोलर सिस्टम बच्चों यानी सौर मंडल की संरचना, सौर मंडल की संरचना में बच्चों देखो हम देखें तो हमको बच्चों ये बात पता है कि हमारी इस पृथ्वी पर, हमारी इस पृथ्वी पर जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल में कितने जो है पृथ्वी का, पृथ्वी शब्द का यूज किया है यहाँ पे, हम कह लें कि हमारे सौर मंडल, हमारी सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं 8। पहले कितने थे, 9 थे। तो 9वां कौन सा था जो बाहर हो गया, ठीक है, तो बाहर हो गया प्लूटो, अभी देखेंगे उसको। तो यहां देखें हम, तो 9वां ग्रह यहाँ पे था छोटा सा, ठीक है, प्लूटो, ठीक है, प्लूटो, ठीक। तो अब देखो है क्या, मैंने आकृति जो बनाई है वो अलग मैटर है कि थोड़ा बड़ा बना दिया हूं, परंतु ध्यान दो यहां देखो एक जो है बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस, और ये अर्थ यानी पृथ्वी, ठीक है, और ये मार्स यानी मंगल, और यहां दिख रहा है खूब बड़ा सा कौन, जुपिटर, ठीक ना, जुपिटर, और यहां सैटर्न यानी शनि दिख रहा है। और शनि पे एक खास बात यहां बच्चों दिख रही होगी, गैस का छल्ला, समझ रहे हो, गैस का छल्ला। तो गैसों के छल्ले देखो चारों पे हैं, परंतु इन चारों में सबसे स्पष्ट गैसों का छल्ला कहां दिखता है, तो सबसे स्पष्ट गैसों का छल्ला दिखता है कहां पे, सैटर्न पे। इसलिए छल्ला युक्त या छल्लों युक्त ग्रह किसे कहते हैं, तो सैटर्न को बोलते हैं, शनि को बोलते हैं, ठीक। अगर ऑप्शन देके पूछ लिया कि किस पे गैसीय छल्ले पाए जाते हैं, गैसीय छल्ले चारों पाए जाएंगे, परंतु स्पष्ट रूप से दिखाई कहां देता है, तो दिखाई देता है शनि पे, ठीक ना, दिखाई देगा हमको कहां, शनि पे। शनि पे, ठीक है, ये नहीं बड़ा हो पा रहा है, ठीक है, शनि पे। तो ये क्या है, गैसी, ठीक ना, छल्लों वाला। अब देखो ये हमारे सामने 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह। अब हम देखें क्रम वाइज, ठीक, क्रम वाइज, तो ये हो गया बढ़ते क्रम में अगर देखें, ठीक ना, आकृति के अनुसार बढ़ते क्रम में देखें तो नंबर 1 पे कौन हो गया, नंबर 1 पे बेटा हो गया बृहस्पति। सेकंड नंबर पे कौन हो गया, सेकंड नंबर पे हो गया शनि। थर्ड नंबर पे यूरेनस, 4 नंबर पे नेपच्यून, 5th नंबर पे पृथ्वी, ठीक है, और 6 वीनस यानी शुक्र, ठीक है, और इसके बाद से नहीं, यहां थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, ठीक है। तो 5वें नंबर पे, ठीक है, कौन आ जा रहा है, पृथ्वी आ जा रही है आकृति के अनुसार, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें तो इसके बाद कौन हो जाएगा, ठीक है, शनि, फिर जो है मंगल, फिर जो है वीनस, ये क्या मैंने बना दिया, ये कहां से आ गया, जूमिंग में ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसको करेक्ट करता हूं बच्चों, हाँ अब सही है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, फिर शुक्र 6, मार्स 7 और मरकरी 8, ठीक ना, 8। तो ये आकृति के अनुसार जो है, ठीक है, घटते हुए क्रम में ग्रहों के नाम है। अब ये जो ग्रहों के नाम है, यहां बच्चों देखो एक समस्या है, समस्या क्या है, यहां समस्या एक ये है कि ये डायग्राम, ठीक ना, ये डायग्राम, इसमें एक अधूरापन है, और वो अधूरापन क्या है, वो अधूरापन मैं यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, हैंड रिटन जो है, हाथ से लिखा गया जो है, या हाथ से बनाया गया मैप, तो यहाँ देखो मैंने ऐसे क्या किया, ये ऐसे बना दिया, और ये मैंने कहा बच्चों सूर्य, ठीक ना, सूर्य। तो अब सूर्य से बात करें निकट की, तो सबसे पहले आया बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
अब देखो यहां ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब यहां क्या है, ये ऐसे एक बेल्ट है, ठीक ना, ये ऐसे एक बेल्ट है और इस बेल्ट के बाहर यहां है बृहस्पति, फिर है बच्चों शनि, फिर है अरुण और फिर है वरुण, समझ रहे हो। और यहां पे गैसीय छल्ला है, साफ साफ दृष्टिगोचर होता है, साफ साफ दिखाई देता है यहाँ गैसीय छल्ला। तो ये जो है ना बच्चों, ये है बच्चों क्षुद्र ग्रह पट्टी, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब कहोगे कि सर ये एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, इसको बेटा मैं बताऊंगा तुम लोग को बड़े अच्छे से। कब बताएंगे, जब हम करेंगे चर्चा अलग से किसकी, सूर्य की। और जब हम सूर्य की अलग से चर्चा करेंगे तो इसी चर्चा में मैं तुम लोग को बताऊंगा कैसे आखिर हमारा पृथ्वी बना, कैसे हमारा जो है बुध, ठीक, शुक्र, मंगल, ये सारे बने। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे जब पढ़ेंगे क्या, जब हम पढ़ेंगे स्पेशली सूर्य को। अभी जो सूर्य के लिए अभियान भेजा गया, ठीक ना, तो उसमें कुछ वर्ड्स मिल रहे होंगे तुम लोगों को, ठीक है, कोरोना वगैरह, ठीक है, प्रकाश मंडल वगैरह, ठीक। मैं उन सारी बातों की चर्चा करूंगा, अलग से हम लोग पढ़ा जाएगा सूर्य, ठीक। वहां मैं बताऊंगा, वहां क्या, मैं वहां पे बच्चों चर्चा करूंगा रेड जाइंट का, लाल दानव क्या होता है। यहाँ पे सन में भी एक विस्फोट होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, सुपरनोवा विस्फोट। तो क्या है सुपरनोवा विस्फोट, वो भी हम लोग देखेंगे। बात क्लियर हो रही है, ठीक। तो अब देखो ये जो बच्चों 4 ग्रह हैं, ठीक ना, ये इन 4 ग्रहों को हम क्या बोलते हैं, इन 4 ग्रहों को बेटा बोला जाता है इंटरनल प्लेनेट, यानी कि हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह तो 3 नाम से संबोधित करेंगे, एक आंतरिक ग्रह हो गया, दूसरा ठोस ग्रह और तीसरा पार्थिव ग्रह। ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम किस नाम से संबोधित करेंगे, ये 4 जो हैं ये कहलाएंगे बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। फिर हम कहेंगे इसको जोवियन ग्रह, और फिर हम कहेंगे इसको गैसीय ग्रह। ये बच्चों 3 नाम से संबोधित होंगे, 3 नाम से संबोधित होंगे। तो ये जो 3 नाम हैं, ये 3 नाम का मतलब क्या है, इसको समझना जरूरी है। और यहां से बच्चों क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो क्वेश्चन बन जाएगा, पहले यहां नामकरण कर दें, बुध यानी मरकरी, अच्छा सारा लिखेंगे, टाइम लगेगा, बुध, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी यानी अर्थ, और ये मार्स यानी मंगल, ठीक ना, मंगल। और फिर ये हो जाता है बृहस्पति, जिसको हम कह लें जुपिटर, और इसको हम कह लें सैटर्न यानी शनि, और ये हो गया बच्चों नेपच्यून यानी अरुण। और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक ना, नेपच्यून, और ये हो गया ये हो गया वरुण, नेपच्यून इसको ही बोलेंगे इंग्लिश में नेपच्यून, और ये जो हो जाएगा यूरेनस, ठीक ना, यूरेनस। अब देखो यहाँ कितना अच्छा प्रश्न बनने जा रहा है, ठीक है, यूरेनस क्या प्रश्न बनने जा रहे हैं, डायग्राम सामने है, और ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, हम कह ले इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। अब सुनना, देखो क्वेश्चन क्या बनने जा रहा है, अभी गर्म ग्रह ठंडा ग्रह सब छोड़ दो, यहाँ इंटरनल प्लेनेट जो लिखा हुआ है आंतरिक ग्रह, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है बच्चों, आंतरिक ग्रह, ठीक ना। आंतरिक ग्रह शब्द यूज किया है तो ध्यान रखना, ये आंतरिक ग्रह सूर्य जो है
सूर्य और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में जो 4 ग्रह हैं, ये चारों कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। और ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यहाँ पे एक बेल्ट और बनता है जिसको हम कहते हैं कुइपर बेल्ट, जिसको हम कहते हैं यहाँ बच्चों क्या, यहाँ मैं लिख देता हूं केवल, यहाँ कुइपर बेल्ट, कुइपर बेल्ट चर्चा करेंगे आगे इसकी हम, ठीक ना। कुइपर बेल्ट, तो कुइपर बेल्ट, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट, कुइपर बेल्ट के बीच में जो ग्रह हैं 4, इसको हम क्या बोलते हैं, वाह्य ग्रह। अच्छा, वाह्य और आंतरिक का डिसीजन लिया कैसे जा रहा है, तो आंतरिक ग्रहों में सूर्य से जो नजदीक है वो सबसे पहला आंतरिक होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। वाह्य ग्रहों में अगर देखें तो सूर्य से इसी का हम सूर्य के परिप्रेक्ष्य में ही नापेंगे, तो वाह्य ग्रहों में अगर देखें तो सबसे आंतरिक रूप में कौन आएगा, यानी सबसे आगे कौन आएगा, तो आगे आएगा बृहस्पति, और सबसे दूर कौन जाएगा वाह्य ग्रहों में, वरुण। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये है कि आंतरिक ग्रहों का वाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रहों का वाह्य ग्रह किसे कहते हैं, सोच लो। तो आंतरिक ग्रहों का वाह्य ग्रह किसको कहते हैं, मैंने क्या बोला बच्चों, रटने की परंपरा बहुत डेवलप नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट को समझे रहो, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक ना, चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो आंतरिक ग्रहों का आंतरिक ग्रह या आंतरिक ग्रहों का बाह्य ग्रह, तो आंतरिक का डिसीजन कहां से लेना है, डिसीजन लेना है सूर्य से। तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहर कौन है, मंगल, तो आंतरिक ग्रहों का सबसे बाह्य ग्रह मंगल। आंतरिक ग्रहों का सबसे आंतरिक ग्रह तो कौन हो गया, बुध हो गया। अगर पूछा बाह्य ग्रहों का आंतरिक ग्रह, बात को सुनो ध्यान से, बाह्य ग्रहों का आंतरिक ग्रह, तो जो बाह्य 4 ग्रह हैं इसमें सूर्य से नजदीक सबसे कौन हुआ, बृहस्पति, तो बाह्य ग्रहों का आंतरिक ग्रह कौन हुआ, तो बृहस्पति हुआ। अब बाह्य ग्रहों का सबसे बाह्य ग्रह, तो सूर्य से सबसे बाहर और दूर कौन है, वरुण है, यानी नेपच्यून है, तो बाह्य ग्रहों का सबसे बाह्य ग्रह कौन हुआ, तो सर वरुण हुआ, यानी नेपच्यून। ये बच्चों कुछ इस तरह से, ठीक है, क्वेश्चन जाएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक ना, क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाएंगे, तो हमें ये इतनी बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अब दूसरी बात ये है कि सर ये ठोस ग्रह क्या है, ये बच्चों देखो जो 4 ग्रह हैं ना, ये 4 ग्रह जो हैं इस पे गैस, केवल गैस नहीं विद्यमान है, केवल गैस विद्यमान नहीं है, इस पे नॉमिनल गैस है, यहाँ तो गैस ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है बुध पे, समझ रहे हो, तो यहाँ पे कोई गैस नहीं, मगर इस पे तीनों पे गैस है। तो अब देखो ये पूरा मिट्टी वाले ग्रह हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, ठोस ग्रह। और इन सब की स्थिति पृथ्वी जैसी है, इसलिए पृथ्वी यानी पार्थिव, इस वजह से इन चारों ग्रहों को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पार्थिव, क्योंकि इन सब की कंडीशन पृथ्वी के जैसी है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा हम पार्थिव ग्रह। बात क्लियर। वाह्य ग्रहों में आ जाओ, वाह्य ग्रहों की बात करें तो ये बात तो पहले क्लियर है, वाह्य ग्रह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सूर्य से दूर हैं और कुइपर बेल्ट और क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच स्थित हैं, इसलिए इसको माना गया है हमारे साइंटिस्टों के द्वारा कि ये क्या हैं, ये वाह्य ग्रह हैं। तो वाह्य ग्रह क्लियर। जोवियन ग्रह मतलब क्या होता है, इन सब की स्थिति जुपिटर की तरह है, यानी बृहस्पति की तरह है। तो अगर जुपिटर की तरह है, बृहस्पति की तरह है, तो इन सबों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन सबों को बोलते हैं जोवियन ग्रह। ठीक है, बात क्लियर। अच्छा, गैसी ग्रह क्या है, तो मैंने क्या बोला, ये चारों ग्रह पे गैस के बवंडर चलते हैं, समझ रहे हो, गैस के बवंडर चलते हैं अभी भी। देखो जिन चीजों के बारे में बच्चों सटीक प्रामाणिकता नहीं होगी, समझ रहे हो, जिन पॉइंट्स के बारे में कोई सटीक प्रामाणिकता नहीं होगी, प्रूफ नहीं होगा, उसके लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, समझ रहे हो, मगर बचना चाहिए। अब सोच रहे हो कि सर ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, बेटा ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे गैसों के चलते हैं बवंडर, और कुछ भी
अगर यहाँ पहुंच गया तो वो गायब हो जाता है, इस बवंडर में वो नष्ट हो जाएगा। तो अभी तक ये कोई जान ही नहीं पाया है कि ये जो 4 ग्रह हैं इस पे ठोस चीज मौजूद है भी कि नहीं है, या केवल गैस ही है। किसी के पास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है। बेवजह का जबरदस्ती उसको साबित करना, ठीक है, वो सही नहीं। तो ज्यादा मान्यता क्या है, पूरा ये गैसी ही है, ये मान्यता है, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, गैसी ग्रह बोलते हैं, ठीक ना। तो यानी कि कोई नहीं जानता कि अगर यहाँ हम उतर जाएं तो हमारे यहाँ भी तो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, वहां पे भी तो है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, समझ रहे हो, मीसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक। तो अब क्या जहाज हमारे वहां उतर नहीं जाता, उतर जाता है, परंतु यहाँ गैसों का बवंडर नहीं चलता। यूट्यूब ओपन करना, लिखना बृहस्पति ग्रह, उसका अलग से बृहस्पति ग्रह के बारे में दिखाएगा, गूगल कर लेना, दिखाएगा बवंडर चलता है गैसों का। तो ये हो गया गैसी ग्रह। तो इतनी बात बच्चों यहाँ पे क्लियर है, ठीक। कोई अगर दिक्कत हो कमेंट में बोलो, बढ़ते हैं फिर हम लोग इससे आगे, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन ग्रहों में, ठीक है, इन ग्रहों में ये जो है, ये इसकी बात कर लें तो बुध की, तो यहां ध्यान रखना सर्वाधिक तापांतर ग्रह, ठीक, और ये सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह, ठीक ना, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेटा बोला जाता है पीला ग्रह, ठीक है, सॉरी, इसको मंगल को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब इधर आएंगे पीला ग्रह में, ठीक है। मंगल ग्रह जो है ये नीला ग्रह, चूंकि पेन का कलर मैंने येलो लिया, ठीक ना, तो इस वजह से पीला मैंने बोला, ठीक है। तो ये जो है, ये मंगल नीला ग्रह, ठीक ना। तो लिख दें इसको, क्या आज दिमाग गड़बड़ हो गया है, चलो बेटा कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। ये मंगल है, मंगल जो है ये लाल पेन से लिख दें तो क्लियर, लाल ग्रह। अब ये लाल ग्रह क्यों है, क्योंकि मंगल की जो बच्चों मिट्टी होती है, इस मिट्टी में पाया जाता है क्या, पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, ठीक ना। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक, हम इसको क्या बोलते हैं, मंगल को लाल ग्रह। और हमारे इस पृथ्वी पे समुद्र का पार्ट ज्यादा है और समुद्र का पानी ब्लू दिखता है, इसलिए हमारा ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, इस पृथ्वी को बोलते हैं बच्चों नीला ग्रह, ठीक ना, इस पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह। तो ये हो गया नीला ग्रह, नीला ग्रह, ठीक ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम लोगों को पता होने चाहिए, बेहद आसान पॉइंट है, कोई कठिनाई नहीं है। मंगल लाल ग्रह है, ठीक ना, पृथ्वी नीला ग्रह है, शुक्र सबसे ज्यादा तापमान वाला ग्रह है, और बुध जो है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना कमेंट बॉक्स में, ठीक। और कल मैं इसको समझाऊंगा कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह और सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह, इन दोनों में अंतर क्या है। इस बात में तापांतर और तापमान दोनों में बेटा अंतर क्या है, समझ रहे हो, अंतर क्या है, इस बात को बच्चों जरा समझाने का मुझे प्रयास करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और एक बात मैं बताऊं कि कल एमसीक्यूज जो मैंने कराया, उस एमसीक्यूज में मैंने कहा था कि सब लोग अपने क्वेश्चन को देखना, ठीक है, पॉज करके अपना आंसर बनाना, काउंट कर लेना कि तुमने जो है कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक। परंतु एक बच्चे के अलावा और किसी का कमेंट नहीं आया, ठीक है। प्रिंस ने कमेंट किया कि सर मेरे 40 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, वेरी गुड प्रिंस, ठीक है। 40 क्वेश्चन अगर आपने किया तो परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, ठीक है। आप अगर चाहेंगे तो इसको 40 से 45 48 जो है 48 तक ले जा सकते हैं, कोई इसमें शक नहीं है।
आप इसको और इम्प्रूव करिए, बाकी लोग जो हैं वो भी इसको इम्प्रूव करें, ठीक ना। और जो लोग नहीं रिप्लाई करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, वो जवाब दिया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेहनत जो है हमारी कहाँ तक सफल हो रही है, ठीक है। दिखना चाहिए ये सारी बात, और हम लोग को थोड़ा सा इससे हौसला मिलता है, एक बल मिलता है कि हाँ बच्चा इंटरेस्टेड है, मजा आ रहा है उसको। समझ रहे हो बच्चों। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि जो होमवर्क दें होमवर्क करो, और होमवर्क का, ठीक है, जो आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछो, ताकि हमें ये बात समझ में आती रहे कि बच्चों के लिए मेहनत किया जा रहा है तो वो, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हमको रिजल्ट आगे मिलेगा। सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, आपकी सफलता हमारी सफलता। समझ रहे हो बच्चों। तो इसलिए मेहनत करो, ठीक। बाकी हर तरह से जो सुविधाएं दे सकता हूँ जीएस में, मैं वो बच्चों दूंगा। समझ रहा हो, वो मैं आपको दूंगा, ठीक। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकेंगे, और कल हम लोग बारी बारी से एक एक ग्रहों को देखा जाएगा। जैसे हेडिंग बनाया बुध ग्रह, तो बुध ग्रह से क्या क्या विशेष बात है, क्या क्या विशेष बात है, उन सारी बातों को हम क्या करेंगे, कल जानेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं, और फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है।